मित्रों, आप सभी का साहित्य को समर्पित मेरे जीवन दर्शन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इधर कुछ वर्षों से साहित्य के मठाधीशों का प्रभुत्व बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निष्ठावान प्रतिभाएं पीछे रह जा रही हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। साहित्यिक प्रतिभाओं के दमन चक्र में पिसते हुए मैंने एक पात्र की कहानी पहले लिखी थी। किसी साहित्यिक प्रतिभा की हताशा निराशा को वर्णित करने वाली इस कहानी का शीर्षक है उगते हुए को यूं सूरज बनाना। पेश है इस कहानी का पाठ मेरे ही स्वर में। इस बात का बेहद अफसोस है कि तन से इतने उजले इंसान को काला साहब कहना लोगों को कैसे रास आ जाता है। जब वह अपनी 6 फुट्टी कदकाठी पर झक्क सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा डाल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सूरज की किरणों से रूपायित होकर कोई रोशनी नुमा बेहद चमकदार फरिश्ता लंबे लंबे डग भरते हुए जमीन पर उतर आया हो। मतलब यह है कि उन्हें कोई आदमी पहली बार देखते ही चीख उठता है, संशय में अपने कान और सिर खुजलाने लगता है और उनसे कतराते हुए उन्हें सहमा सहमा आंख फाड़े देखता जाता है। कतराता इसलिए है कि उसे यह शुबहा होने लगता है कि वह किसी दूसरे ग्रह से उतरकर आया हुआ कोई तिलस्मी एलियन तो नहीं है। वैसे भी आजकल एलियन के अस्तित्व पर काफी लोगों का विश्वास पुख्ता होता जा रहा है। चुनांचे काला साहब के बारे में ऐसा कुछ सोचना फिजूल है। वह तो इसी दुनिया के हिंदुस्तान नामक देश में रहने वाले और साहित्य की सेवा में अपनी जान कुर्बान कर देने का जज्बा रखने वाले चुनिंदा और बेहद जिंदा दिल इंसान हैं, जो अपने बंदों के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हो जाते हैं। अब देखिए ना, अपने बंटी के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया है कि उसे एक नामचीन साहित्यकार बना कर ही दम लेंगे। सो उन्होंने अपने ही लब्ध प्रतिष्ठ प्रकाशन केंद्र से जुगाड़ से लिखी हुई उसकी कुछ कहानियों के संग्रह के लोकार्पण की तैयारी में दिन रात एक कर दिया है। बहरहाल, देश के एकमात्र राष्ट्रीय सृजन केंद्र के मंच से वरिष्ठतम साहित्यकार नामधारी के हाथों बंटी भाई के पहले कथा संग्रह के लोकार्पण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोई महीने भर पहले से ही काला साहब बंटी भाई के कथा संग्रह को लेकर जितनी तन्मयता से उत्साहित हैं, उसका ब्यौरा लफ्जों में नहीं दिया जा सकता। नामधारी सिंह और नृपेंद्र से मोबाइल पर बतकहियाते हुए वह बंटी के संग्रह की खूबियां और बारीकियां बयान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। यूं तो काला साहब का नामधारी और नृपेंद्र के साथ लेखकीय डाह के चलते 36 का आंकड़ा रहा है और साहित्याकाश में बंटी के टिमटिमाने से पहले वह उनसे बात तक करना अपनी औकात के खिलाफ मानते रहे हैं। लेकिन जब से उनके साहित्य सृजन केंद्र में बंटी का प्रवेश हुआ है, उन्होंने दोनों के प्रति ईर्ष्या के भाव को तिलांजलि दे दी है। अब तो सुरा और सुंदरी का सेवन करने के बाद जैसे ही वह अपने चेहरे पर रोमानी सुरूर लादे हुए मंच पर माइक संभालते हैं, वह सबसे पहले नामधारी और फिर नृपेंद्र का ही प्रशस्तिगान करते हैं। उसके बाद बंटी के साहित्यिक अवदान की प्रशंसा करने में नायाब कसीदे गढ़ते हुए उसे एवरेस्ट शिखर पर आसीन करने के लिए लच्छेदार भाषण से श्रोताओं पर भरपूर सम्मोहनी डालने की कोशिश करते हैं। लीजिए, कोई 2.5 घंटे और बचे हैं लोकार्पण समारोह की शुरुआत होने में। बाप रे बाप, इतने समय में क्या क्या करें काला साहब। अरे, चमचे रह चुके उनके निकट सहयोगी भी नदारत हैं। लिहाजा हैरत अंगेज बात यह है कि बंटी का भी कहीं अता पता नहीं है। शायद वह अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ मोबाइल फोन पर चैट कर रहा होगा या किसी और के साथ किसी पार्क में व्यस्त होगा, पर इस वक्त तो उसे संजीदा होना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि वह अपनी कहानियों के बाबत एक मसालेदार भाषण तैयार करने में जुटा हुआ हो। अपनी पहली किताब पर पहली बार मंच पर बोलना है। यूं भी
काला साहब का मानना है कि अगर कोई मामूली आदमी एक महान शख्सियत बनना चाहता है तो उसे आम आदमी के बीच बड़े इंतजार के बाद मुखातिब होना चाहिए और साधारण लोगों के साथ बहुत घुल मिलकर भी रहना चाहिए, वरना उसकी अहमियत कम हो जाती है और उसकी शख्सियत लिजलिजी हो जाती है। लगता है कि बंटी ने उनके इस सबक को अपने जीवन में उतारने की कवायद शुरू कर दी है। बहरहाल काला साहब साहित्य सृजन केंद्र से अब तक कोई 20-25 बार अंदर बाहर कर चुके हैं। बेशक जब किसी अपने के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उन पर सवार होता है तो उनकी बूढ़ी हड्डियों में अपार शक्ति समा जाती है। लोकार्पण की तैयारियों में वह इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें यह भी ख्याल नहीं है कि उन्होंने मौके के मुताबिक कायदे से इस्त्री किए हुए कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। सिर के पृष्ठभाग में उलझे गुलझे घुंघराले बालों पर कंघी भी नहीं कर रखी है। माशाअल्लाह, पैरों में तो सिर्फ हवाई चप्पल ही है। क्या हो गया है काला साहब को? इतना तो उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में माशुकाओं और नाज़नीनों के लिए भी नहीं किया होगा। कहीं काला साहब पर इस बुढ़ापे में गे बनने का खुमार तो नहीं चढ़ रहा है? आखिर बंटी ने काला साहब पर कैसा मंत्र फूंक रखा है कि उन्हें महीनों से बस यही चिंता खाए जा रही है कि बंटी के बजाय कहीं कोई दूसरा कहानीकार मकबूलियत हासिल करने में उससे आगे न निकल जाए। इसलिए उन्होंने नृपेंद्र को महीनों से ही लल्लो चप्पे में उलझाकर उन्हें किसी और युवा लेखक को एक नए प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में लॉन्च करने पर ब्रेक लगा रखी है, क्योंकि नए साहित्यकार लॉन्च करने में नामधारी और नृपेंद्र का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस दशक के सबसे ज़्यादा रेखांकित किए जाने वाले लेखकों में बंटी का नाम सबसे ऊपर लाने के लिए काला साहब कृत संकल्प हैं। बस उन्हें डर है कि कहीं नृपेंद्र ऐन वक्त पलटी न मार जाए। नामधारी भी अभी तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, पर पता नहीं कब वह भी अपनी तुरप चाल से काला साहब को शिकस्त देते हुए उनके मंसूबे पर पानी फेर दे। कहीं नृपेंद्र और नामधारी लोकार्पण के मंच पर ही कुछ ऊट पटांग न बोल जाएं, जिससे कि बंटी के लिए उनके द्वारा अब तक आसमान पाताल किए जाने की भगीरथी कोशिश बिरथा चली जाए। यूं भी दोनों के सनक मिजाज के बारे में कौन नहीं जानता। सचमुच बड़ी विकट परिस्थिति है काला साहब के सामने। जहां तक नृपेंद्र जी का संबंध है, यह बात पत्थर पर खिंची हुई लकीर है कि वह जिस किसी को चाहें उसकी ताजपोशी कालजयी कहानियां लिखने वाले कथाकार के रूप में कर देते हैं और सारा लेखक समाज उसे स्वीकार कर लेता है। पाठक उसे हाथों हाथ ले लेता है, प्रकाशक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। जीवन लाल, चिरंजीव प्रसाद, लीला रानी, रसिक नायक जैसे साहित्याकाश में चमकने वाले साहित्यकारों को चोटी पर बिठाने का श्रेय तो नृपेंद्र को ही जाता है। दरअसल टिमटमाने से बाज आ चुके ये चमके हुए साहित्यकार उनकी जबान में उनके ही ढर्रे पर लिखते पढ़ते हैं। उनमें से हर एक लल्लो चप्पो के फन में इतना माहिर था कि नृपेंद्र इनसे मिलते ही इन पर बेहद रीझ गए। उन्होंने अपनी लोकप्रिय पत्रिका मयूर में उनका इतना ज़्यादा प्रशस्तिगान किया कि प्रकाशक और समीक्षक उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उनकी कलम से जो कुछ भी अनाप शनाप और कूड़ा कचरा निकला उसे छापते गए और उन नाचीजों को मंचों पर तथा पत्र पत्रिकाओं में चर्चा के घेरे में लाते गए। अब यह गुण मदन लाल में रत्ती भर भी नहीं है, इसलिए वह पिछड़ गया। बहुत कुछ सार्थक तथा गंभीर लिखने और छपने के बावजूद वह चर्चा के घेरे में नहीं आ सका, जबकि उसकी एक कहानी पिछले दशक बड़ी चर्चित हुई थी और राही तथा उत्पल जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों ने उसकी शैली और कथ्य की गहराई की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे सम्मानित भी किया था। पर वही ढाक के 3 पाद, मतलब यह कि उस महत्वपूर्ण घटना के बाद न तो मदनलाल ने अपने वरिष्ठों की जरूरी चंपी मालिश करनी शुरू की, न ही मंचों पर जा जाकर उनकी पैलगी की। एकाध मर्तबे उसने साहित्यिक गोष्ठियों, कार्यक्रमों आदि में शिरकत करने की जहमत भी उठाई,
लेकिन वहां पधारे लेखकों को नेपथ्य में शराब पीते और शबाब का लुत्फ उठाते देख उसका जी मतला सा गया और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी से उसे साहित्यिक गलियारों में ऐसे माफिया साहित्यकारों के प्रति बड़ी जुगुप्सा पैदा हो गई है जो डपोर शंख लड़कियों को लेखिका के रूप में स्थापित करने का झांसा देकर उन्हें पटाते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर साहित्यिक सम्मेलनों में शिरकत करने के बहाने उनके साथ रोमांटिक यात्राएं करते हैं। दरअसल यहाँ मदन लाल की चर्चा छेड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि उसकी कोई दर्जन भर किताबें छपने के बावजूद उसका गंभीर लेखन आज भी मुकम्मल पहचान की मोहताज है। जब कभी बंटी का कंधा मदन लाल के कंधे से टकराता है तो वह उस पर व्यंग बाण छोड़ने से बाज नहीं आता है। लेखक के रूप में 25 सालों की लंबी कैरियर रखने वाला मदन लाल मन मसोस कर रह जाता है। आखिर वह आज तक किसी समीक्षक को अपने लिए क्यों नहीं पढ़ा सका, किसी संपादक की खुशामद भी नहीं कर सका ताकि उसकी पत्रिका में उसका कोई साक्षात्कार छप जाए या उसकी किसी रचना पर चर्चा हो सके। लिहाजा उसके मन में भी कभी कभी इच्छा हुई है कि वह गौतम और भरत जैसे ख्यातिलब्ध समीक्षकों को अपनी किताबें भेजकर और उनसे अपनी कहानियों और कविताओं की समीक्षा करवाकर उन्हें कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपवा सके। उनसे फोन पर बात भी की उसने, लेकिन उन्होंने उसकी किताबों की समीक्षा करने से ही इनकार कर दिया, या यूं कहिए कि उसे भाव देना ही फिजूल समझा। भाव देते भी कैसे? क्या कभी उसने उन्हें कोई पार्टी दी या रम की बोतल उनके ठिकानों पर पहुंचाई? किसी मैखाने में उनके साथ 2-4 बैठकी की होती और किसी खूबसूरत चेहरे से उनका दीदार कराया होता। साहित्यिक गलियारों में उनकी तूती बुलवाने के लिए इतने सस्ते में कुछ नहीं होने वाला। मर पिचकर दिन रात लिखने और सिर्फ लिखने जैसा चूतियापा करने से किस्मत बुलंद कभी नहीं होती। इसके लिए तिकड़म और जुगाड़ चाहिए जो निखट्टू मदन लाल से कभी नहीं होने वाला। पर आज इस लोकार्पण समारोह में श्रोताओं की पंगत में कोने में बैठे मदन लाल को देख बेहद अचंभा हो रहा है। शायद बंटी ने ही उसे यहाँ निमंत्रित किया हो, क्योंकि ऐसे समारोह में भीड़ जुटाने के लिए खुद लेखक को मशक्कत करनी पड़ती है। बेशक भीड़ देखकर ही नामचीन लेखक की लोकप्रियता का पता चलता है। टीवी चैनलों के कैमरों में कैद भीड़ को टीवी पर दिखाकर किसी लेखक के बड़े होने का अंदाजा लग पाता है। अन्यथा पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखकों को कौन पूछता है? आए राम गए राम के अंदाज में कितने मदन लाल आए और कितने चले गए। वास्तव में ज़्यादा लिखने के बनिस्बत मकबूल होने की जुगाड़बाजी में अधिक समय खर्च करना चाहिए, और यही मंत्र काला साहब ने बंटी को दिया है, जो सौभाग्य से इस पर बड़ी गंभीरता से अमल कर रहा है। बुड़भक मदन लाल यह मंत्र कभी नहीं सीख सका। बहरहाल हो सकता है कि मदन लाल को जलाने के लिए ही बंटी ने उसे इस साहित्यिक जलसे में बुला रखा हो, लेकिन यह तो तय है कि लेखक के रूप में सिर्फ नाम से थोड़ी बहुत पहचान बनाने वाले मदन लाल को चेहरे से कोई नहीं पहचानता। उसके चारों ओर बैठे दूसरे दर्शकों से लोग बाग हेलो हाय तो कर रहे हैं, लेकिन मदन लाल को पूछने वाला कोई नहीं है। वह अपनी इस स्थिति पर बेहद मायूस होता जा रहा है। तभी उसका ध्यान भंग हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य सा हुआ, क्योंकि सभागार में अभी अभी तशरीफ लाए बंटी ने उसके कंधे को पीछे से झकझोरकर अपने साथ साथ चल रहे काला साहब से उसका परिचय कराया। काला साहब, आपसे मिलिए। आपकी तारीफ काला साहब की इस उम्र में भी आबाद बत्ती सी झांकने लगी। अरे आप इनको नहीं पहचानते? ये हैं मदन लाल। कभी ये भी बड़े लिखाड़ किस्म के लेखक थे। इन्होंने इतना लिखा कि कबाड़ी वाले इनकी रद्दियाँ खरीद खरीद कर धन्ना सेठ हो गए, पर आजकल ये लिखाड़ी गिरी से तौबा कर चुके हैं। लिहाजा ये कहानियों की सेंचुरी और कविताओं की डबल ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं। नाटक और व्यंग के साथ साथ दूसरी विधाओं में भी हाथ साफ करते हैं। अंग्रेजी में भी लिखने का दम भरते हैं, पर शुरू से ही इनकी मंदी का दौर चल रहा है।
यूँ तो आज भी लिख रहे हैं, लेकिन इन्हें न तो कोई पाठक न ही कोई प्रकाशक भाव दे रहा है। बंटी ने काला साहब पर नजर टिकाते हुए पहले आंख मारी, फिर वह ठठाकर हंसने लगा। अच्छा, जब काला साहब ने मदन लाल को गौर से आंखें फाड़ कर देखा तो उसने उठकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आखिर वह जो इतने नामचीन शख्सियत काला साहब से रूबरू हो रहा था। मदन भाई, आज की तारीख में कूड़ा कचरा लिखने वाले को कोई नहीं पूछता। अब देखो, अब तक मैंने कुल 16 कहानियां ही लिखी हैं, जिन्हें पाठकों द्वारा खूब सराहा गया है। 16 कहानियों वाली उसी किताब का आज लोकार्पण है। बड़े बड़े कद्दावर लेखक आज इस पर चर्चा करेंगे। नामधारी और नृपेंद्र लोकार्पण करेंगे, गौतम भाई समीक्षा पढ़ेंगे और भरत भाई मेरी कहानियों पर अपनी विशिष्ट राय देंगे। उधर मीडिया वाले भी आए हैं। आज शाम को टीवी पर समाचार और कल सुबह अखबार देखना बिल्कुल मत भूलना। बंटी अपना सीना फुलाते हुए काला साहब के साथ मंच की ओर बढ़ गया। बंटी के अचानक आवाज से मदन लाल एकदम सकपका गया। उसे उसका आशय अच्छी तरह समझ में नहीं आया। बहरहाल उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया किए जाने से पहले ही वह तेज कदमों से काला साहब के साथ आगे मंच की ओर बढ़ गया। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। दीप प्रज्वलित किए जाने के बाद राजधानी से चुनकर लाई गई बेहद खूबसूरत लड़कियों की निराला द्वारा रचित सरस्वती गान वरदे वीणा वादनी वरदे की संगीतमय प्रस्तुति से सारा माहौल रोमांचित हो उठा। दरअसल जितना उनके सुरीले गीत से माहौल खुशनुमा नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा उनके अधखुले कमनीय अंग प्रत्यंग और सेक्सी हाव भाव से मंचासीन अतिथि और दर्शक प्रभावित हुए थे। नृपेंद्र का ध्यान उनके कमनीय बदन से तब हटा जबकि मंच का संचालन कर रहे सुदर्शन भाई ने डायस पर माइक संभाला। अब मैं साहित्य के मूर्धन्य आलोचक समीक्षक नृपेंद्र जी, नामधारी जी और सभी वरिष्ठ लेखकों से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर बंटी भाई के कहानी संग्रह नया ब्राह्मण का लोकार्पण करें। मदन लाल चौंक गया। पुस्तक का नाम सुनकर तो उसके कान खड़े हो गए। अरे, इस शीर्षक से तो मैंने कुछ महीने पहले एक कहानी मयूर पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजी थी। वह कुर्सी पर बैठे बैठे भुनभुना कर रह गया। फिर वह सोचने लगा कि ऐसा संयोग ही हो सकता है कि उसकी कहानी का शीर्षक और बंटी के संग्रह का शीर्षक एक ही हो। हाँ, ऐसा तो प्राय होता आया है। यूं भी उसने अपनी कहानी का कोई कॉपीराइट तो करा नहीं रखा है। बहरहाल अगर बंटी ने यह शीर्षक उसकी कहानी से चुराई है तो बेशक उसकी यह नादानी होगी या कूपमंडूकता। चुनांचे अगर बंटी उससे अनुरोध करता कि मदन भाई उसकी किताब के लिए कोई बढ़िया शीर्षक बताओ तो वह इससे भी अच्छा शीर्षक उसे सुझा देता। पुस्तक का लोकार्पण होने के बाद सुदर्शन भाई ने मंच पर फिर अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने कहा, अब वरिष्ठ समीक्षक आलोचक गौतम जी नया ब्राह्मण कथा संग्रह के संबंध में आपसे 2 शब्द कहेंगे। चुनिंदा पत्रकार और फोटोग्राफर ठीक मंच के सामने आकर मंचासीन वरिष्ठ साहित्यकारों और माइक पर तैनात गौतम जी के कई फोटोग्राफ लिए। तदुपरांत गौतम जी ने बंटी के कथा संग्रह का शीर्षक वार परिचय दिया और उसकी कहानियों में कई विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके कालजयी होने की बात बार बार कही। उनके बाद हिंदी के वयोवृद्ध समीक्षक आलोचक भरत जी ने संग्रह में शामिल सभी कहानियों के कथानक पर बारी बारी से संक्षेप में प्रकाश डाला। मदन लाल को बेहद आश्चर्य हो रहा था कि उसने संग्रह में शामिल ज़्यादातर कहानियों को विभिन्न पत्रिकाओं में पढ़ा है, लेकिन उसकी अपनी कहानी नया ब्राह्मण का कथानक तो बिल्कुल उसके द्वारा लिखी गई कहानी से मेल खा रहा है।
बंटी के कहानी में एक ब्राह्मण पात्र शूद्रों की बस्ती में रच बसकर दलितों की सेवा का बीड़ा उठाता है और शूद्रों में आई राजनीतिक जागरूकता के कारण सियासी साजिश का शिकार बन जाता है तथा सपरिवार कत्ल कर दिया जाता है। मदन लाल की कहानी में भी यही होता है, बस फर्क यह है कि स्वेच्छा से बौद्ध बन चुके एक ब्राह्मण को उसके ही घर में कैद करके सपरिवार जलाकर मार दिया जाता है। क्षेत्रीय राजनीति के चलते नेता बने बाहुबली तत्व जातीय और सांप्रदायिक तत्वों के साथ साठगांठ करके इंसानियत की सारी हदें लांघ जाती हैं। बेशक यह संयोग नहीं है कि दोनों कहानियों में इतनी समानताएं एक साथ हों। बंटी ने जरूर थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके उसकी ही कहानी को अपनी कहानी बनाकर इस संग्रह में डाला होगा। मदन लाल का सिर भन्नाने लगा। उसका जी कर रहा था कि वह चीख चीख कर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को यह सच बता दे कि बंटी ने उसकी ही कहानी को इस संग्रह में अपने नाम से छपवाया है। इतना ही नहीं, इस संग्रह की दूसरी कहानियां भी दूसरे लेखकों से चुराई हुई सी लगती हैं। तो क्या यह सब काला साहब, नृपेंद्र, नामधारी आदि जैसे वरिष्ठतम माने जाने वाले साहित्यकारों की मिलीभगत से हो रहा है? क्या आज के ज्यादातर चर्चित लेखकगण भी इसी बंटी की भांति साहित्य जगत में छाए हुए हैं? अरे मंच पर आसीन ये वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य जगत के खतरनाक माफिया हैं। इनसे बड़े अपराधी और कौन हो सकते हैं, जिनकी वजह से बेहद उम्दा साहित्य लिखने वाले लेखक या तो एक सिरे से नकार दिए जा रहे हैं या उन्हें उपेक्षित कर दिया जा रहा है। तभी तो हिंदी साहित्य और भाषा का देश देशांतर में इतना छीछा इधर हो रहा है और पश्चिमी भाषाओं का घटिया और छिछला साहित्य ही पाठकों को मिल पा रहा है। इसका दुष्परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है। हिंदी के किसी भी साहित्यकार को नोबेल जैसा कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नसीब नहीं हो सका है। उफ, हिंदी साहित्य में चल रहे माफियागिरी के इस धंधे के कारण हमारे समाज का क्या हश्र हो रहा है। युवा पीढ़ी पश्चिम के प्रभाव में परोसे जा रहे अश्लील साहित्य की दीवानी होती जा रही है। वह टीवी, सोशल मीडिया और कंप्यूटर की वल्गैरिटी में आकंठ डूब चुकी है। एंड्रॉयड मोबाइल फोनों के व्हाट्सएप और इंटरनेट पर फल फूल रही फेसबुकिया साहित्य की छिछली संस्कृति में सारा समाज निमग्न होता जा रहा है। क्या इन माफियाओं के कुकृत्यों के चलते हिंदी साहित्य राष्ट्रीय जनजीवन को प्रेरित करने से वंचित रह जाएगा? हे ईश्वर, क्या साहित्य का यही हश्र होना है? आत्ममंथन के ज्वार भाटे से मदन लाल का सिर लगभग फटने सा लगा। उसे लगा कि जैसे वह खुद पर से अपना आत्मनियंत्रण खो देगा। उसने अपनी सीट के हत्थे को जोरों से पकड़े रखा। तभी वह अचानक खड़ा हो गया। वह मंच पर तेजी से भागा और बंटी के संग्रह पर बेबाक टिप्पणियां दे रहे समीक्षक गौतम से माइक छीनकर और डायस पर हाथ पटक कर चीखने लगा, जनाब, बंटी का यह कहानी संग्रह साहित्य के माफियाओं की साजिश के चलते जमींदोज हो चुके बेहद उम्दा कहानीकारों से चुराई गई कहानियों का संग्रह है। मेरी बात पर यकीन कीजिए, इस संग्रह में मेरी भी एक कहानी है जिसे बंटी ने बड़ी सफाई से अपने नाम से इसमें डाला है। कथाकार का तगमा पहनने की ख्वाहिश पालने वाला बंटी साहित्य जगत का सबसे बड़ा गुनाहगार है। मंच पर और दर्शक दीर्घा में अफरा तफरी सी मच गई, पर इसके पहले कि मदन लाल उसकी बात को जारी रख पाता, कुछ मुष्टंडे नौजवान उसे घसीटते हुए सभागार से बाहर ले गए। तदनंतर सुदर्शन साहब ने फिर से माइक संभाल लिया। बंधुवर, मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जो शख्स अभी मंच पर पागल कुत्ते की माफिक आकर कथाकार बंटी के बारे में ऊट पटांग टिप्पणियां कर रहा था, वह एक सिरफिरा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। उसका साहित्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। बताया जाता है कि वह कई मंचों पर इसी तरह की हरकत पहले भी कर चुका है।
इसलिए आइंदा इस बात पर खास ध्यान दिया जाएगा कि यह सिरफिरा फिर कभी ऐसे आयोजन में मौजूद न हो। पता नहीं कहाँ से ऐसे जाहिल लोग रंग में भंग डालने चले जाते हैं। उसके बाद आयोजन का सफल समापन अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार हुआ। उसी शाम 8 बजे दूरदर्शन पर एक विचार मंच आयोजित हुआ, जिसमें काला साहब समेत उन सभी वरिष्ठ साहित्यकारों और समीक्षकों ने शिरकत की थी। लंबी बहसा बहसी और पत्रकारों द्वारा साहित्यकारों की खिंचाई हुई। हैरत अंगेज बात यह थी कि उक्त विचार मंच में मदन लाल ने सरेआम यह बात स्वीकार करते हुए कहा, बंटी के संग्रह में सारी कहानियां उसकी अपनी मौलिक कहानियां हैं। दरअसल कभी मुझ पर भी कहानियां लिखने का जुनून सवार हुआ था, पर मैं एक भी कहानी नहीं लिख पाया। अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जब मैं ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों में उपस्थित होता हूँ तो मैं स्वयं पर से अपना नियंत्रण खो बैठता हूँ और ऊल जुलूल हरकत कर बैठता हूँ। इसलिए लोकार्पण समारोह में अपनी बदतमीजी के लिए मैं न केवल बंटी और इन भीमकाय साहित्यकारों से बल्कि सभी देशवासियों से भी सरेआम माफी का दरख्वास्त कर रहा हूँ। दूसरे दिन मदन लाल अपनी सारी रचनाएं और प्रकाशित पुस्तकें रद्दी वाले की दुकान पर बेचकर अपने ननिहाल खेती के जरिए जीवन यापन करने के लिए अस्थायी रूप से प्रवास कर गया। जैसा कि उससे बार बार ननिहाल से भी उसके मामा द्वारा निर्देश दिया जाता था कि साहित्यकार बनने के सनक में उसकी सारी जिंदगी बेकार जा रही है। धन्यवाद मित्रों इस कहानी को सुनने के लिए। दोस्तों, इस कहानी के संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां अवश्य दीजिएगा। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को भी लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी कहानियां आपके पास अपने आप पहुंच सके। धन्यवाद।